हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र का मॉडल पेपर नंबर 4। ध्यान रखिएगा, पूरे 50 प्रश्न में इस मॉडल पेपर से आपको करवाऊंगा, तो आपको क्लास को अंततः देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आपको अपना टारगेट बाद में जरूर बताना है कि आज आपका 50 में से कितना सही हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, आगाज करते हैं साथियों आज की क्लास का। आप लोग प्लीज मेरे साथ आंसर देने का प्रयास करिए और लिखते हुए चलिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है अभी। ठीक है, पहला प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर। क्लास को आप लोग लाइक कर दें और साथियों क्लास को शेयर कर दें फटाफट एक बार। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा? ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के साथ साथियों भूटान की सीमा नहीं मिलती है। सिक्किम के साथ मिलती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलती है, पश्चिम बंगाल के साथ मिलती है और साथियों असम के साथ मिलती है भूटान की सीमा। ठीक है, भारतीय राज्य भूटान की सीमा साथियों इन चारों राज्यों के साथ मिलती है, मेघालय के साथ नहीं मिलती है। तो यही राइट आंसर है। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा भारतीय राज्य है जो उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो साथियों वह राज्य कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा पर जाएंगे हम लोग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखिएगा, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो लोकप्रिय नृत्य विदेशिया, यह साथियों किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया साथियों बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां से है? बिहार राज्य से यह संबंधित है। आइए चौथा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो चौथे पर का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा? गोल्डन पांडा पुरस्कार। कौन सा? गोल्डन पांडा पुरस्कार। यह साथियों विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न देखिएगा। पांचवा प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है साथियों किस दिन? ध्यान रखिएगा 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एडीबी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी साथियों कब? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1966 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेट परीक्षा के लिए स्टार लगा के छाप लेना इसको। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है साथियों, रिक्त स्थान भरना है को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। गोल्डन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों राजस्थान के जैसलमेर शहर को किसके नाम से जानते हैं? गोल्डन सिटी के नाम से। अगर आपसे पूछ ले पिंक सिटी के नाम से किसको जानते हैं, तो राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा साथियों। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा। घटना चक्र का आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट चौथा करा रहा हूं। इससे पहले हमने आपको 3 प्रैक्टिस सेट घटना चक्र के करा दिए हैं। लिंक मैंने पूरे प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बना दी है। वो प्लेलिस्ट आपको कहां मिलेगी? तो इसी क्लास के नीचे, जब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे इसी क्लास के नीचे, तो आपको अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट मैं सुबह चला रहा हूं और शाम को घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूं। तो दोनों प्रैक्टिस सेटों की लिंक आपको, देखिए आज अंकित भाटी सर का मैंने 9वां प्रैक्टिस सेट कराया था, ध्यान रखिएगा। और साथियों आज मैंने घटना चक्र का चौथा प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। मैं पेपर तक इन दोनों किताबों को समाप्त कर दूंगा। तो आपको इन सारे प्रैक्टिस सेट की लिंक कहां मिलेगी? इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट कर लेना। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, परीक्षा से पहले सारे प्रैक्टिस सेट मेरे साथ करते हुए चलिएगा। जीएस में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि घटना चक्र के और अंकित भाटी सर के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो एकदम बहुत ही बेहद ढंग
ढंग से बनाए गए प्रैक्टिस सेट हैं पेट परीक्षा के लिए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, आपको लिंक और कैसे मिलेगी, जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, तो जैसे मैं क्लास को अपलोड करता हूं आपको उसकी लिंक मिल सके, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और बेल आइकन प्रेस जरूर करिए ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन सुबह व शाम आपको बिल्कुल मिल सके। ठीक है, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल आइकन प्रेस करके भी रखें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन रेगुलर आपको मिल सके। और एक बार क्लास को लाइक कर दें, फिर मैं चलता हूं, एक बार शेयर कर दें, उन सभी मित्रों तक दोस्तों तक पहुंचा दें यह क्लास जो इस बार पेट में एक बेहद अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। 8वां प्रश्न देखिएगा, बताइए इसका आंसर। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसको मैंने अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट के साथ कराया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, आपको साथियों पूरे प्रैक्टिस सेट की लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, एक साइड से लगे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का जो कोरम होता है यह कुल सदस्य संख्या का होता है 1/10। ठीक है, 1/10 होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो पायनियर कहते हैं वह किसको कहा जाता है? तो वह कहा जाता है साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन ए देखिएगा, उदारीकरण 1991 से माना जाता है। उदारीकरण की शुरुआत भारतीय अर्थव्यवस्था में कब से हुई? 1991 से हुई। ठीक है, मनमोहन सिंह उस टाइम वित्त मंत्री थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए 11वां प्रश्न देखिएगा, भारतीय आर्थिक समीक्षा रिक्त स्थान प्रकाशित करता है क्या? भारतीय आर्थिक समीक्षा जो प्रकाशित करता है वह करता है क्या? ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय। ठीक है, भारतीय आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। आइए CRR क्या? CRR इसका राइट आंसर क्या है? वित्त मंत्रालय। अब देखिएगा 12वां प्रश्न, CRR का संक्षिप्त रूप क्या होगा? CRR का जो संक्षिप्त रूप होगा वह होगा साथियों, इंग्लिश में कहते हैं इसको कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। छाप लेना साथियों, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अगर हिंदी में कहें इसको तो हिंदी में कहते हैं साथियों क्या? नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। आइए देखिए इस प्रश्न को, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब? तो साथियों इसको ध्यान रखिएगा, 1972 में। कब? 1972 में एक विश्वविद्यालय था जिसे उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहा जाता था, और पहले इसको क्या कहा जाता था? पंतनगर में था। यह पंतनगर पड़ता है उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। और साथियों इसको 1972 में इसका नाम बदल के कर दिया गया JB पंत कृषि विश्वविद्यालय। कब बदला गया? 1972 में। पहले नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसको पंतनगर में यह है। ठीक है, स्थापना कहाँ हुई थी? पंतनगर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले इसका नाम था साथियों क्या? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जो कि 1972 में इसका नाम बदल के कर दिया गया JB पंत कृषि विश्वविद्यालय। यह पंतनगर में है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में। आइए अगला प्रश्न, पंतनगर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। आइए, योजना आयोग का पदेन उपाध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? भारत का क्या? भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वायु दाब मापने के यंत्र को कहते हैं क्या साथियों? ऑप्शन बी बैरोमीटर। ठीक है, लिखते हुए चलिएगा फटाफट क्योंकि समय आपके पास बहुत नहीं है। घुटनों का जोड़ क्या कहलाता है? घुटनों का जोड़ होता है क्या? तो घुटनों का जोड़ होता है कोढ़ संधि। ठीक है, आइए, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की भैया दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी है यकृत, दूसरी है अग्नाशय। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, शोल्डर किन दो धातुओं से बना होता है?
सोल्डर किन दो धातुओं से बना होता है? तो सोल्डर बना होता है साथियों टिन और जस्ता से। ठीक है, टिन और जस्ता से बना होता है क्या? सोल्डर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वह होता है HCOOH। ठीक है, HCOOH। यह होता है किससे? लाल चींटी। किसमें? लाल चींटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 के तहत आता है। ठीक है, ऑप्शन ए पर जाएंगे हम लोग। आइए देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो यह कहा गया किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 37 में। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, लिख लेना। आइए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? समान नागरिक संहिता की बात करता है। समान अक्षर कहां पर दिख रहे हैं? तो भैया हमें ऑप्शन डी में दिख रहे हैं, अनुच्छेद 44 में। देखिए 4 समान। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा है? समान नागरिक संहिता। तो आर्टिकल 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 23वां देखिए, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है कब? क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन हुआ है भैया, यह हुआ है संसदीय कानून द्वारा। किसके? संसदीय कानून द्वारा। ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। वह कौन से पहले न्यायाधीश हैं? उनका नाम बताना है जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो वह हैं, कौन से हैं न्यायाधीश? ध्यान रखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस बी रामास्वामी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जस्टिस वी रामास्वामी है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है साथियों, स्टार लगा के जरूर छापिएगा इस प्रश्न को। आइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, यह डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ें आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? तो इंडियन ओपिनियन। कौन से? इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। आइए, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? सबसे पहले आपको बताना है कौन सी घटना घटी। तो ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च जो हुआ था, यह हुआ था कब? 12 मार्च 1930 से। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, लिखते चलिए। 12 मार्च 1930 से। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 9 अगस्त 1942। अभी जो हम बताए 9 अगस्त 1942। साइमन कमीशन आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928। फटाफट लिखिएगा सारे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1933, सॉरी 1937। ठीक है, गांधी इरविन समझौता देख लेना आप लोग, 1937 ही है, 1937। तो साथियों अब आपको बताना है सबसे पहले क्या पूछ रहा है प्रश्न, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो सबसे पहले भैया कौन सी घटना घट रही है? साइमन कमीशन आयोग। ऑप्शन सी, साइमन कमीशन का आगमन। ठीक है, साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को। बाकी सब बाद में घटनाएं घटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखिए, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो साथियों यह की गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, मिलान करना है आपको। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। कूट नीचे हैं, पहले हम लोग मिलान कर लेते हैं। देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। हावड़ा संयंत्र केस,
हावड़ा संयंत्र केस हुआ था किसके द्वारा, ध्यान रखिएगा, हावड़ा संयंत्र केस हुआ था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस यह किसके द्वारा हुआ था, लाहौर षड्यंत्र केस यह हुआ था साथियों किसके द्वारा, राजगुरु के द्वारा। दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था किसके द्वारा, दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था साथियों मास्टर अमीर चंद के द्वारा। ठीक है। और अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था अरविंद घोष के द्वारा। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं थोड़ा समय देता हूं 10 सेकंड का आपको, आप लोग लिख लीजिए। हावड़ा षड्यंत्र केस जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीर चंद और साथियों जो अलीपुर षड्यंत्र केस है यह अरविंद घोष द्वारा किया गया था। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, तीसरा चौथा वन पहला। ठीक है। तीसरा चौथा वन पहला, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आइए देखिए। महान अशोक किस वंश का शासक था, महान अशोक था साथियों किस वंश का शासक, मौर्य वंश का शासक था महान अशोक। ठीक है। आइए, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी, वह थे कौन, ध्यान रखिएगा, जिनकी भारत में हत्या हुई थी वह थे साथियों लॉर्ड मेयो। ठीक है। इनकी कब भारत में हत्या हुई थी। ठीक है। बढ़े आगे, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध जो थे 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिए थे और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है। कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, इसको फिर से मिलान करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही आंसर दीजिए। बाबर मकबरा पूछा है, एक तरफ सम्राट है, एक तरफ मकबरा लगे हुए हैं। आपको बताना है कि बाबर का मकबरा कहाँ है। तो साथियों बाबर का मकबरा है कहाँ पे, बाबर का मकबरा है काबुल में। ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो भैया अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ, लिखते हुए चलिएगा फटाफट, इतना समय नहीं है कि आप लोग बैठ के देखें, फटाफट लिखिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे लिखते चलिएगा। ठीक है। बहुत जल्दबाजी करिएगा नहीं तो पेपर में निकाल देंगे आप लोग। लिखिएगा फटाफट। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा। सब रट के जाना है, मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट नहीं करा रहा हूँ आपको, रट लीजिए अभी से। ठीक है ना। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, फटाफट बताइएगा। जहांगीर, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जहांगीर का मकबरा कहाँ है। जहांगीर का मकबरा है साथियों लाहौर में, और शाहजहां का कहाँ है, आगरा में। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बहुत टाइम नहीं दूंगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आइए देखिएगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा 33 का कौन सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिएगा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, तो यह करवाया था किसने, दैट्स योर आंसर ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। ठीक है। आइए कमेंट बॉक्स में टारगेट जरूर बताइए, आज आपका 50 में से कितना सही होता है। देखिए, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है, तो यह वर्षा होती है किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो वह है भैया कौन सा, वह है कौन सा, वह है कौन सा, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है, यह मणिपुर में है। ठीक है। कहाँ पर है, मणिपुर में है, छाप लेना। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कि काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और यह है मणिपुर में स्थित है। बढ़े आगे, आइए 36 हो गया, 37 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो वह है कौन सी, चिल्का झील। ठीक है। अब आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है कौन सा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए पर जाएंगे, तिब्बती पठार। ठीक है। ऑप्शन ए पर जाएंगे हम लोग, तिब्बती पठार। अगला प्रश्न देखिएगा, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है,
किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो यह है कहां पर? ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग, यूएसए में। ठीक है, यूएसए इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, फिर से मिलान करना है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान फिर से करना है आपको, तो मिलान करिए इसका फटाफट। इसका मिलान करना है हमें, इसका मिलान करिएगा। देखिए मुद्रा व देश पूछे गए हैं, तो तुर्की का मुद्रा है क्या? लीरा। ठीक है, क्या है? लीरा। और ऑप्शन बी की बात करते हैं तो वेनेजुएला का है बोलियार। और संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं दोस्तों, तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है साथियों दिरहम। और आर्मेनिया की बात करते हैं तो आर्मेनियम ड्रेम। देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तुर्की की लीरा, वेनेजुएला की क्या हो जाएगी? बोलियार। और संयुक्त अरब अमीरात की है दिरहम। और आर्मेनिया की आर्मेनियम ड्रेम। ठीक है, बढ़े इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? 40 का ध्यान रखिएगा, 40 का राइट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन बी। ठीक है, आइए देखिएगा अगला प्रश्न। उभय अभय हिंदी के प्रश्न है। अभय और उभय शब्द युग्म कौन सा सही अर्थ है? अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों निर्भय और दोनों। ठीक है, अभय मीन्स होता है निर्भय और उभय मीन्स होता है दोनों। देखिए शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद हो जाएगा शुभ धन इच्छा। शुभ प्लस इच्छा। ठीक है, यह गुण स्वर संधि में आएगी। ठीक है, शुभेच्छा किस में आएगी? गुण स्वर संधि में, शुभ धन इच्छा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो पारावार होता है, पयोधी होता है, अर्णव होता है। यह सब समुद्र के पर्यायवाची। अम्बुद जो है यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो फिर किसका है? यह साथियों बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए 49वां प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? करुण का, निष्ठुर पहले ही सही हो जाएगा। आस्तिक का धार्मिक कहाँ नास्तिक होता है। संकल्प का क्या होता है? और सुदूर का क्या होता है? तो ये सब पहले ही सही हो जाएगा। ठीक है, करुण का, निष्ठुर यही सही है। बढ़ते हम लोग आगे, अब अगला प्रश्न देखेंगे। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है क्या? गूलर का फूल होना का सही अर्थ है साथियों कौन सा? दुर्लभ होना। 50 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलते हैं अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट के साथ सुबह के टाइम। क्लास अच्छी लगी हो तो यार शेयर जरूर कर दें एक बार, और क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और साथियों फिर मिलते हैं कल अंकित भाटी प्रैक्टिस सेट के साथ सर सुबह। ठीक है, और साथियों क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, मिलते हैं सुबह, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार।